नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो देखते हैं अब तक की खास खबरें फटाफट अंदाज में। राज्य ने आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग के एक और तूफान शाहीन जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों हेठ गुलाब तूफान के बाद के प्रभाव के कारण अब अरब सागर में बन रहा है। 30 सितंबर को अरब सागर में गहरा दबाव की आशंका है और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। 4 इंच और गोंडल में 4 इंच बारिश हुई, वहीं एटकोट में 8 घंटे की 4 घंटे बारिश हुई। गोंडल में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां ओशो आश्रम में पानी से भरी रोटी बनाने वाली मशीन समेत उपकरण पानी में डूब गए। गोंडल में गोंडाली नदी, जिसके बाद गोंडल कटोलिया और गांव के लोग सतर्क हो गए। मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और यहां तक कि कैबिनेट को भी बदल दिया। फिर बीजेपी अब चुनाव से पहले फिर से लोगों का विश्वास जीतने के लिए नए मंत्रियों को लोगों के बीच में भेजेगी। पिछले 25 सालों से गुजरात के चुनाव से जिस तरह से लोगों के खोबला कर वोट दिए, वह लगातार विकास की राजनीति को स्वीकार कर बीजेपी को आशीर्वाद देते रहे। नवनियुक्त मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का कर्ज लेने के लिए उन लोगों के दरवाजे पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंत्री के लोग बीच जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। आदमी और भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य लोगों तक पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के गुजरात में 5 सांसदों ने 16 अगस्त से 21 अगस्त तक जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया। देश भर में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने 212 लोकसभा सीटों की यात्राओं की ओर से लोगों को द्वार तक पहुंचाने के लिए 19,000 किमी से अधिक की यात्रा की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही। उस पर समय डांग जिले में कई बादल टूट चुके। पिछले 24 घंटों के दौरान गिरिमठक सापुतारा क्षेत्र में 10 इंच से अधिक बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अंबिका, गिरी, खपरी, पूर्णा सहित जिले की नदियां, खाई, नालियां और झरने पागलों की तरफ बह रहे थे। डांग में भारी बारिश के कारण जिला नियंत्रण कक्ष में रात भर हंगामा होता रहा। कलेक्टर भाविन पंड्या अपने अधिकारियों के साथ रहे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नागर उड्डयन महानिदेशक को चिट्ठी लिखी। इसमें उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर शुरू करने की मांग की। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात घोषित हो जाने के बाद यह उसकी ओर से पहली आधिकारिक बातचीत होती है। भारत ने 15 अगस्त से ही अफगानिस्तान से वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को बंद कर रखा। वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए बचाव मिशन के तहत सिर्फ कुछ विशेष विमानों को काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत मिली। काबुल में तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद भारत ने अब तक कोई आधिकारिक संपर्क स्थापित नहीं किया। तालिबान की तरफ से यह चिट्ठी मौजूदा सरकार के नागर उड्डयन मंत्री अल्फाज हमीउद्दा की तरफ से लिखी गई थी। चिट्ठी 7 सितंबर को भेजी गई। अखुजादा ने इसमें लिखा था, जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा और अमेरिका के सनाम में वापस आने के यहाँ बंद है। शिवसेना सांसद के कथित सहयोगी मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। अब ईडी की ओर से उन्हें भी सामान भेजकर पूछताछ की तलब किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता रहा। अब ईडी की ओर से उनका समन्स भेजा गया। ईडी ने भावना गवली करीबी सैयद खान को भी मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सईद खान पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज है। 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए गवली ने सईद खान से माध्यम से एक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान को एक प्राइवेट कंपनी में बदलने की हेराफेरी की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि अब तक की जांच में सामने आए 18 करोड़ की हेराफेरी के साथ 7 करोड़ रुपए भी चोरी की गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज कर दी। पीएम मोदी को एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी पहली या दूसरी नवरात्रि के दिन उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे पर आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज कर दी। पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे के दौरान केदारनाथ के दर्शन कर राज्य के नेताओं से मुलाकात करेंगे।
तिवारी ने साफ कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें केवल पाकिस्तान खुश है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में मची हलचल पर सांसद मनीष तिवारी ने कड़ी टिप्पणी की। तिवारी ने कहा, पंजाब के एक सांसद के रूप में वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं से बेहद व्यथित है। पंजाब में शांति बड़ी मुश्किल से आई है। 25,000 लोगों ने 1980 के बीच उग्रवाद के दौरान पंजाब में शांति वापस लाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। पंजाब कांग्रेस में पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी से वकील रह चुके एडवोकेट एसपी दयाल टारगेट किया। सिद्धू ने कहा, मैंने हाईकमान को न गुमराह किया, न होने दूंगा। पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू यहां से चंडीगढ़ जा सकते हैं, वहां किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। चन्नी ने आज सुबह भी मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजावड़ी को पटियाला भेजा। वहां दोनों मंत्रियों के सिद्धू के साथ बैठक हुई। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने बुधवार को अपने नए नेता के लिए वोट किया। एलडीपी के चुने गए नेता प्रधानमंत्री लगभग बनना तय है। बताया जाता है कि पार्टी के चीफ के रूप में चुने जाने के बाद निश्चित रूप से कुछ हफ्तों में होने वाले आम चुनाव में कोविड-19 की महामारी लड़खड़ाती है। शीर्ष पद के लिए लड़ रहे लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री 58 वर्षीय तारो कोना, 64 साल के अमेरिकी शिक्षित पूर्व रक्षा पूर्व विदेश मंत्री फूमियो और पूर्व आंतरिक मामलों के मंत्री सोने की ताकेदारी एक शाखा में वर्षीय सैनिक नोएडा है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि वह केवल 1 वर्ष के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 29 सितंबर को पार्टी के नए नेता बनने के बाद पद छोड़ देंगे। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ एक बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए। इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग की। पूरे लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले साल चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। उत्तराखंड के बारावती सेक्टर में एलएसी लोग को लेकर भारत चीन में मतभेद को चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 4.5 वर्ष तक संगठन व सरकार की गतिविधियों में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों को टिकट कटेगा। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज है, उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका देने से फायदा होगा। प्रत्याशी चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सर्वे कराया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर भी विभिन्न एजेंसी के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हांसोक 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस मिसाइल को रणनीतिक हथियार बताया था। नॉर्थ कोरिया लगातार पाबंदियों के बाद भी अपने हथियारों को आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस तरह के परीक्षण को लेकर रोक लगा दी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिद्धू अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को उसकी चॉइस थी, शायद अनुसूचित जाति का सीएम उसकी नाराजगी की वजह है। पंजाब प्रधान सीख तो सीएम हिंदू चेहरे को बनाने का फैसला लिया गया था। हाईकमान ने सुनील जाखड़ को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे। हाईकमान नहीं माना तो सिद्धू नाराज होकर चले गए। उन्होंने मोबाइल भी बंद कर लिया। पाकिस्तान और रूस के बीच जारी सैन्याभ्यास के बाद एक बार यह सवाल फिर उठ गया कि क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। एशियाई क्षेत्र में नए क्षेत्रीय संगठनों के उदय और सैन्य गठबंधन और सैन्य अभ्यासों के चलते दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत और रूस की निकटता भारतीय रणनीति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। शीत युद्ध के दौरान रूस से भारतीय के लिए बेहद अहम रहा। चीन जिस तरह से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा है, उससे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक चुनौती सामने आई। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत समेत इंडो पैसिफिक के देशों में समक्ष अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आई। पंजाब की सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार दिल्ली के दौरे पर। कैप्टन के पहुंचने से पहले उन्हें कुर्सी से हटवाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने में काफी अहम है। कैप्टन को अपमानित होकर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में मिलना तय था। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे में कैप्टन अपने सियासी कदम से पहले इंतजार कर सकते हैं। पंजाब में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी के प्रधान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर आए।
अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में या लुधियाना में पंजाब को दूसरी पार्टियों में कुछ नेताओं के साथ गुप्त बैठक कर सकते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वह लुधियाना में देर शाम शहर बड़े होटल और उद्यमी से बैठक करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इससे पहले उत्तराखंड और गोवा में नौकरी की गारंटी का ऐलान किया गया था। आज भी बेरोजगारी अहम मुद्दा है। इससे पहले वह एक माह 200 यूनिट बिजली माफ करने का वादा कर चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्र किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीबी पहुंच गया। इसकी वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण में 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में बारिश हो रही है। कोलकाता में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। रात की बात यह है, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी है। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान भारत के पश्चिमी किनारे के समुद्री तटों से नहीं टकराएगा। कोरोना महामारी को लेकर लगातार दूसरे दिन राहत की खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ताजा आंकड़े के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए। 28,170 लोग स्वस्थ हुए। वहीं भारत में फिलहाल कोरोना से 82,500 बीच एक्टिव मरीज हैं। केरल में कोरोना संक्रमण से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच बुधवार को राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 876,666,490 के पार हो गया। राज्य ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश है। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग एक और तूफान शाहीन जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के हिट गुलाब के बाद प्रभाव के कारण बना रहा। वर्तमान में डीप डिप्रेशन है जो 6 घंटों में वेलमार्क लो डिप्रेशन बन जाएगा। 4 इंच और गोंडल में 4 इंच बारिश हुई। वहीं एक कोट में 1 घंटे से 4 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से आज भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। गोंडल में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां ओशो आश्रम में पानी भरी रोटी बनाने वाली मशीन समेत उपकरण पानी में डूब गए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई। हाईकमान ने राज्यों के नेताओं से अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने बिचौनी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। रजिया सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष गुलजार इंद्र सिंह चहल और महासचिव योगेंद्र ढिंगरा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर कांग्रेस विधायक जमा होने लगे। मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार है और सोमवार ही उन्होंने कैप्टन पर तंज कसते हुए हाई सिद्धू की अगुवाई में अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा में चुनाव में जीत पक्की की। कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने इस्तीफा दे दिया। खबर फ्लैश होने के बाद प्रगट ने अपने इस्तीफे की खबर को नकारते हुए साफ कहा, पंजाब कैबिनेट में हम बने हुए हैं। पंजाब की सीएम चरणजीत चन्नी ने गुरुवार सुबह इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन पहली बार दिल्ली पहुंचे। इस दौरान सिद्धू ने इस्तीफे की खबर सामने आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली पहुंचने पर भी इस बयान दोहराया। साथ ही उन्होंने राजनीतिक मुलाकातों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा। सिंह ने कहा, यहां मैं से कपूरथला जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और पंजाब वापस चला जाऊंगा। कैप्टन के घर खाली कराने वाले बयान को लेकर राजनीतिक मायनों भी निकाले जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कैप्टन पर बयान दिया। अमरिंदर सिंह घर खाली करने की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली पहुंचने पर इस बात का बयान दोहराया। साथ ही उन्होंने राजनीतिक मुलाकातों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा। कैप्टन के घर खाली कराने वाले बयान को लेकर राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। उत्तर कोरिया ने जंगल प्रांत में अपनी नई विकसित हांसों का हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर से मिसाइल दागी। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा।
ममता को मुख्यमंत्री रूप में बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 5 नवंबर तक विधानसभा में एक सीट जीतनी होगी। प्रचार के अंतिम दिनों तक दोनों दल में प्रत्याशी मंदिर और गुरुद्वारा में माथे टेकते रहे। टीएमसी ने भवानीपुर विधानसभा सीट भले ही 28,000 मतों से अधिक अंतर से जीती थी और ममता बनर्जी बार यहां से विधायक रह चुकी है। भाजपा ने वोट 70 और बड़ी जीत हासिल की। भवानीपुर की विविधतापूर्ण आबादी के लिए मनी इंडिया कहा जाता है। इस विधानसभा में सिखों का सबसे पुराना घर है। सिख परिवारों के अलावा यहाँ गुजराती, उड़िया, मारवाड़ी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली बड़ी तादाद में रहते हैं। भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के उरी में आज तक एक आतंकी को मार गिराया। डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मैनेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिमरक के पास 9 दिन से अभियान चल रहा था। जनरल वीरेंद्र ने बताया यह अभियान 18 सितंबर को शुरू किया गया जब गश्त लगाते सेना को सीमा रेखा के पास घुसपैठ की आशंका हुई थी। एनकाउंटर शुरू हुआ तो 2 घुसपैठी सीमा रेखा में घुसे जबकि 4 घुसपैठी उसी तरफ रुके रहे। 25 सितंबर को एक एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया। जनरल वीरेंद्र ने बताया कि घुसपैठ की यह कोशिश सलामाबाद नाला के उसी इलाके में हुई गई थी। आतंकियों के ऐसे बड़े समूह का मूवमेंट बिना पाकिस्तानी सेना की मदद से नहीं हो सकता। आतंकियों के पास AK सीरीज के साथ हथियार, 9 पिस्टल और रिवॉल्वर, 80 से भी ज्यादा ग्रेनेड बरामद हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगे पहले से योजना बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो फुटेज अदालत में पेश किए गए उन्हें प्रदर्शनकारियों का आचरण साफ दिखाई देता है। अदालत ने कहा कि CCTV कैमरे को नष्ट करना भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए एक पहले से की गई साजिश की पुष्टि करना है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत की अपील खारिज कर दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबागा में दंगे के दौरान पुलिसकर्मियों पर भीड़ के मामले से जुड़ा हुआ हिंसा का मामला सामने आया। कोरोना के मामले में राहत देने वाली खबर आई। देश में 24 घंटों में कोरोना के 14,000 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण के नए मामले करीब 7 महीने बाद सबसे कम हैं। देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भी लगाई गई। एक महीने में 5वीं बार एक दिन से करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों की 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। उनमें मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। 14 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान और बिहार की 2, हरियाणा और महाराष्ट्र की 1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिया जा सकेगा। पटना में मंगलवार को एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना से गुस्साए लोगों ने 2 सवारों की पिटाई कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार सवारों को छुड़ाने का प्रयास किया तो लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत करवाया। हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने वरीय पदाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। कार सवार दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामकृष्ण नगर थानेदार सिकंदर खान ने बताया कि तेज रफ्तार की कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अशांति फैलाने की तलाश की जा रही है। विधानसभा उपचुनाव और मंत्रिमंडल फेरबदल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तंग तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो सकता। गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे। उपचुनाव पर कटारिया ने कहा दोनों सीटों में बीजेपी मजबूत है। बीजेपी में आपस में भारी फट है। गुलाबचंद कटारिया ने पिछले दिनों कहा वसुंधरा राजे की चलती है उस वक्त की जो उन्होंने भिंडर में बीजेपी वापस नहीं आने दिया। नेता प्रतिपक्ष तो वसुंधरा राजे को प्रभाव को 0 मानकर चल रहे थे। डोटासरा ने कहा गुलाबचंद कटारिया और सतीश पुनिया पहली बार बीजेपी अंदरूनी राजनीति को ठीक करने के बाद कांग्रेस पर बयान दे। नेता प्रतिपक्ष न तो बयान देने के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा। बीजेपी नेताओं के इन बयानों को साफ है इन्हें विपक्षी भूमिका नहीं निभानी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की ने युवक के बीच रोड पर चप्पलों से जमकर पिटाई की। युवती छापेड़ा नगर में ही पार्लर चलाती है। शाम के समय वह स्कूटी से जा रही थी। कासोनी बढ़ी तो युवती ने चप्पल निकालकर युवक को पीटना शुरू कर दिया।
लड़के भी युवक को माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने कहा कि वह गांव की नहीं है, इंदौर से आई है। युवक के माफी मांगने पर पहले तो लड़के ने उससे कहा वह उसके पैर पड़े। पिछले साल राज्य में कोरोना के इलाज के लिए नामित अहमदाबाद के श्रेय और राजगीर के उदय शिवानंद अस्पताल में लगी आग के मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में आयोग ने श्रेय अस्पताल के संचालक भरत विजयदास महंत और उदय शिवानंद अस्पताल प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में वेंटिलेटर के रूप में इस्तेमाल होने वाले धमनी में ब्लास्ट होने से आग लगी। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में 5 साल के लाइफ वाले पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यूनिट 18 साल पुरानी थी। स्थल निरीक्षण के दौरान आयोग ने पाया कि श्रेय अस्पताल में मरीजों की दम घुटने से मौत हुई। उदय शिवानंद अस्पताल में आपातकालीन निकास के लिए गेट के सामने वेंटिलेटर जैसे अन्य उपकरण होने से मरीज को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। राज्य सरकार ने श्रेय अस्पताल में अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जाता तो त्रासदी को टाला जा सकता है। राज्य में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक विविध भागों में बारिश की चेतावनी दी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 190 तालुकों में बारिश हुई, जिसमें पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरकांठा जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। राज्य में इस सीजन में अब तक की 28 इंच बारिश हो चुकी। सबसे अधिक वर्षा दक्षिण गुजरात में हुई। राज्य में औसतन बारिश हुई। पिछले साल 27 सितंबर को 135 बारिश हुई थी। सितंबर में राज्य में 3 गुना अधिक बारिश हुई। सितंबर में औसतन 110 मिमी में बारिश हुई। बारिश के कारण जो मार्ग बंद है उनमें पंचायत अधीन मार्गों की संख्या 20 है। वडोदरा, छोटाउदेपुर एवं भावनगर जिले में 3 मार्ग बाधित है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में बालाजी टेक्सटाइल पर दिन दहाड़े बदमाश ने फायरिंग की और भाग गया। बदमाश ने दुकानदारों को एक पर्ची दी। पर्ची में लिखा था कि विक्रम बरमाड़ा बोल रहा, तेरे पास 5 दिन का टाइम है, मैं फोन करूंगा, वहां 10 लाख रुपए देकर आने जाना। पैसे नहीं देने पर धमका गया। पुलिस को शिकायत मत करना। पर्ची के शुरू और अंत में दोनों को जय बाबा लिखा था। दुकानदार के मना करने पर फायरिंग कर बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर भाग छूटे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। खंडेला कस्बे में बालाजी टेक्सटाइल के नाम पे भुवनेश की मोदी की दुकान है। दुकान में काम कर रहे अन्य लोगों भी उसे डराया। एक गुल दुकानदार से कान के पास निकलकर कांच पर जा लगी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान और बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। निमका थाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जगह जगह नाकाबंदी की। वारदात के बाद दुकान के बाहर आसपास के पास दुकानदार में भीड़ लगी। व्यापारियों ने कहा दिन दहाड़े बाजार में फायरिंग पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। बाजार बंद कर प्रदर्शन कर बदमाशों को पकड़ने की मांग की। 5 साल तक गांव की खोज खबर नहीं, लेकिन चुनाव आया तो मतदाता को भगवान बना लिया गया। मुजफ्फर के सरिया प्रखंड के क्षेत्र में संख्या 2 के दातापुर पंचविरवा का वीडियो सामने आया। मुजफ्फर के सरिया प्रखंड के क्षेत्र में 2 से 1 दातापुर पंचविरवा में 29 सितंबर को मतदान है। रविवार को वोट मांगने के लिए वह पति संजय बिहारी के साथ गांव में घूम रही थी। प्रत्याशी शर्मिला देवी उनका पति संजय बिहारी भी दिख रहा है। संजय एक मतदाता का पैर जकड़े हुए हैं। मुजफ्फर के सरिया प्रखंड के क्षेत्र में 2 के दातापुर पंचविरवा में 29 सितंबर को मतदान के पहले प्रत्याशी हर तरह का जुगत लगा रहा है। जीत के लिए पत्नी व मुखिया का प्रत्याशी शर्मिला देवी के लिए वोट मांगने का संजय बिहारी पैर पकड़कर लोगों से कसम ले रहा है। संजय वैशाली के पूर्व सांसद शिवशरण सिंह के परिवार का सदस्य है। आरोपी मुखिया के पति चुनाव मैदान में है। बताया जाता है कि निवर्तमान मुखिया के पति को हराने और सीधी टक्कर देने के लिए संजय नाटकीय अंदाज में मतदाताओं को रिझाने में लगा है। आज की खबरों में अब सिर्फ इतना ही। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो देखते हैं अब तक की खास खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिद्धू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सिद्धू ने कहा कि 6 साल पहले जिन्होंने बादल को क्लीन चिट दी, उन्हें इंसाफ का जिम्मा सौंपा गया। इसमें सीधे तौर पर नए कार्यकारी डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को निशान बनाया गया था। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील रह चुके एडवोकेट एसपी दयोल की टारगेट किया। सिद्धू ने कहा कि मैंने हाईकमान को न गुमराह किया है, न होने दूंगा। इन लोगों के लाकर सिस्टम नहीं बदला जा सकता जिन लोगों ने ड्रग्स तस्करों को सुरक्षा कवच दिया। पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया। उन्होंने मनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सिद्धू के पटियाला स्थित घर में हलचल बढ़ी। सिद्धू यहां से चंडीगढ़ जा सकते थे, वहां किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सिद्धू को मनाने का जिम्मा सौंपा। चन्नी ने सुबह में मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़ी को पटियाला भेजा। वहां दोनों मंत्रियों के सिद्धू के साथ बैठक हुई। इसके बाद दोनों मंत्री चंडीगढ़ आ गए। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने बुधवार को अपने नए नेता के लिए वोट किया, जिसमें फूमियो किशिदा ने हासिल की। इसके साथ ही इससे अगले पीएम बनने की बात साफ हो गई। एलडीपी के चुने गए नेता को प्रधानमंत्री बनना लगभग तय होता है। बताया गया कि पार्टी के चीफ के रूप में चुने जाने बाद निश्चित रूप से कुछ हफ्तों में होने वाले आम चुनाव से पहले और कोविड-19 महामारी से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच किशिदा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बता दें कि जापान में संसदीय चुनाव है। शीर्ष पद के लिए लड़ रहे लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री 58 वर्षीय तारो कोना, 64 साल के अमेरिकी शिक्षक, पूर्व रक्षा और पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि यह केवल 1 वर्ष के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 29 सितंबर को पार्टी के नए नेता बनने के बाद पद छोड़ेंगे। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ यह बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करने का नहीं छोड़ रहा। सूत्रों के मुताबिक तो चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट आए। इसको जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग की। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले 4 साल तक भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद दोनों सेनाओं ने विवादित इलाकों में पूरा कर लिया। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी पर लेकर भारत और चीन में मतभेदों के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर लिया। पार्टी के फॉर्मूले के अनुसार टिकट वितरण हुआ तो विधानसभा चुनाव 2022 में 150 से अधिक उम्मीदवार बदल जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 4.5 वर्ष तक संगठन व सरकार की गतिविधियों में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों को टिकट कटेगा। वहीं 4.5 वर्ष में समय समय पर अनर्गल बयानबाजी कर संगठन व सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विधायकों की गाज गिरेगी। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज हैं, उनकी जगह नए चेहरे मौके देने से फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशायती चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर भी विभिन्न एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने जंगन प्रांत में अपनी नई विकसित हाथों 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा मिसाइल को रणनीतिक हथियार बताता है। जब मिसाइल का परीक्षण किया गया उस वक्त नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़े नेता किम जोंग वहां मौजूद नहीं थे। नॉर्थ कोरिया लगातार पाबंदियों के बाद भी अपने हथियारों को आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। इसने इस महीने 30 बार मिसाइल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपने न्यूक्लियर हथियार बनाता है, प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस तरह के परीक्षण को लेकर रोक लगा रखी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा पार्टी ने सिद्धू को क्या नहीं दिया। मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी उनका भी चॉइस थी, शायद अनुसूचित जाति का सीएम उनकी नाराजगी की वजह से है। पंजाब प्रधान सिख तो सीएम हिंदू चेहरे को बनाने का फैसला लिया गया। हाईकमान ने सुनील जाखड़ के नायब मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान ने इसे नहीं माना। पंजाब प्रधान से सिख तो सीएम हिंदू चेहरे बनाने का फैसला लिया था। हाईकमान नहीं माना तो सिद्धू नाराज होकर चले गए। उन्होंने मोबाइल भी बंद कर लिया। इसके बाद चरणजीत चन्नी को पंजाब का पहला अनुसूचित जाति का सीएम बना दिया। बताया गया कि इसके लिए सिद्धू से नाम दिया था।
पाकिस्तान और रूस के बीच जारी सैन्याभ्यास के बाद एक बार यह सवाल फिर उठ गया कि क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व की महाशक्तियों के लिए एक महासंग्राम का अखाड़ा बन चुका है? एशियाई क्षेत्र में नए नए क्षेत्रीय संगठनों के उदय और सैन्य गठबंधन और सैन्य अभ्यासों के चलते दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत और रूस की निकटता भारतीय रणनीति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। शीत युद्ध के दौरान से रूस भारत के लिए बेहद अहम रहा। चीन जिस तरह से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा है, उससे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक नई चुनौती सामने आई है। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत समेत इंडो पैसिफिक देशों में समक्ष अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आई। चीन के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए अब इस क्षेत्र के अमेरिका पूरी तरह से कूद गया। पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार दिल्ली के दौरे पर वह मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। वहां से सीधे कपूरथला हाउस चले गए। कैप्टन के पहुंचने से पहले उन्हें कुर्सी से हटवाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी इस्तीफा दे चुके। पंजाब में पैदा हुए नए सियासी समीकरण के बाद कैप्टन का रुख बदल सकता है। कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने में काफी अहम है। कैप्टन को अपमानित होकर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री रहते वह अफसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिला तय था। हालांकि अचानक ही सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन के खिलाफ बड़ा खेमा बना, लेकिन पर्दा के पीछे पूरा खेला सिद्धू का ही समझ गया। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे में कैप्टन अपने सियासी कदम से पहले इंतजार कर सकते थे। पंजाब में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी के प्रधान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर आए। दोपहर बाद वो लुधियाना पहुंचे। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में या लुधियाना में पंजाब की दूसरी पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ गुप्त बैठक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वह लुधियाना में देर शाम शहर बड़े होटल उद्यमी के साथ बैठक करने वाले हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी गारंटी का ऐलान किया जाना है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इससे पहले उत्तराखंड और गोवा में नौकरी की गारंटी का ऐलान किया, इसलिए संभवित यह दूसरी गारंटी रोजगार की देने वाली है। बेरोजगारी अहम मुद्दा है। इससे पहले वह एक माह 200 यूनिट बिजली माफ करने का वादा कर चुके हैं। इससे पहले गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात में समुद्र किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवात पश्चिमी बंगाल के करीब पहुंचा। इसकी वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, जोड़ग्राम, हाड़वा में तेज बारिश सुबह से शुरू है। कोलकाता के अहरी टोला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश ने 8 जिलों में सर्किलों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली में सबसे ज्यादा बारिश होने से प्रभावित हुए। यहाँ बाढ़ और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक तो शाहीन तूफान भारत के पश्चिमी किनारे के समुद्री तटों से नहीं टकराएगा। कोरोना महामारी को लेकर लगातार दूसरे दिन राहत की खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 28,178 लोग स्वस्थ भी हुए। वहीं भारत में फिलहाल कोरोना के 200 से 42,520 एक्टिव मरीज हैं। केरल में कोरोना संक्रमण से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच बुधवार को राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 150 लोगों की जान गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 150 लोगों की जान गई थी। कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा। देश भर से दर्ज हो रहे कुल मामलों का लगभग 60% हिस्सा केरल में सामने आ रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 876,666,490 के पार हो गया। राज्य ने आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गुलाब के कमजोर होते ही गुजरात अब तूफान शाहीन के खतरे का सामना कर रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग एक और तूफान शाहीन जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों हिट गुलाब तूफान के बाद
प्रभाव के कारण अरब सागर में बना 30 सितंबर को अरब सागर में गहरे दबाव की आशंका है। वर्तमान में डीप डिप्रेशन में जो 6 घंटे में वेलमार्क लो डिप्रेशन बन जाएगा। तूफान शाहीन को मद्देनजर राज्य भर में बहुत बारिश की अनुमान लगाया जाता है। 4 इंच और गोंडल में 4 इंच बारिश हुई, वही एक कोट में 6 घंटे बारिश हुई। मौसम के विभाग की ओर से आज अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। गोंडल में भारी बारिश के निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां ओशो आश्रम में पानी भरा। रोटी बनने वाली मशीन समेत उपकरण पानी में डूबे। गोंडल में गोंडाली नदी गंदीपुर में बदल गई। आज की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। अर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नानो सऊदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे बनवीर ये। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की गिल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलटती। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी
कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए केरली। कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले ले चलेंगे आपको एक बार सुर्खियां दिखाने की ओर। राज्य ने आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की अपडेट। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की नाराजगी और सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और यहां तक कि कैबिनेट को भी बदल दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस समय डांग जिले में कई बादल टूट चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नागर उड़ान महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने की मांग की। शिवसेना सांसद के कथित सहयोगी को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की ओर से उन्हें भी समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे राज्य में 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अहमदाबाद में आज सुबह हवा चल रही है। सभी जिला प्रशासन को स्टैंड बाई पर रखा गया है। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गुलाब के कमजोर होते ही गुजरात अब तूफान शाहीन के खतरे का सामना कर रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसलिए मछुआरों को 3 दिन तक समुद्र की जुताई न करने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग की माने तो एक और तूफान शाहीन है जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों हित तूफान गुलाब के प्रभाव से जूझ रहा है। 30 सितंबर तक अरब सागर में गहरे दबाव की आशंका भी जताई जाए। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण कितना नुकसान हुआ है। मैं बता दें 4 इंच और गोंजाल में 4 इंच की बारिश हुई है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के चलते बहुत ही सावधानी के साथ रहना पड़ेगा वहां के लोगों को। तो जिससे कि तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि किस तरीके से तूफान ने एक आक्रामक रूप ले रखा है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की नाराजगी और सरकार के प्रदर्शन के खिलाफ लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार और यहां तक कि कैबिनेट को भी बदल दिया। फिर बीजेपी अब चुनाव से पहले ही फिर से लोगों को विश्वास जताने के लिए नए मंत्रियों को लोगों के बीच में भेजेगी। सभी पिछले 25 वर्षों से गुजरात के चुनाव में जिस तरह से लोगों की खलबलाहट देखने को मिली है, इसके लिए नवनियुक्त मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों का कर्ज लेने के लिए लोगों के दरवाजे पर जाएंगे। बीजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंत्री लोगों के बीच जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे। यात्रा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी के मार्गदर्शन में और लोगों को आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि मुख्यमंत्री भूपेश पटेल की नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। आदमी और भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य लोगों तक पहुंचाई जा सके। जन आशीर्वाद यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी की सरकार में गुजरात के 5 सांसदों ने 16 अगस्त से 21 अगस्त तक जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद योजना का आयोजन किया है। इसमें 43 मंत्रियों ने 212 लोकसभा सीटों की यात्रा की है और लोगों के द्वार तक पहुंचने के लिए 19,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा भी की है। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस समय डांग जिले में कई बादल टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो गिरिमठक सापुतारा क्षेत्र में 10 इंच से अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण नदियां, नाले और नालियां, झरने उफान पर हैं। इसके बाद सिस्टम ने नदी किनारे और निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि जिले की 22 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। डांग जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के
मिले ब्यौरे के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अहवा तालुक में 143 मिलीमीटर यानी 1764 मिलीमीटर बारिश हुई है। वागई में 123 मिलीमीटर, सुबीर में 103 और गिरिमचकपुर साथापुर क्षेत्र में 24 घंटों के दौरान यह हो सकता है कि 228 मीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में औसतन 164.25 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण अंबिका, गीरा, खपरी, पूर्णा, ढोंडड़ा सहित जिले की नदियां, नालियां और झरने बहुत ज्यादा बह रहे हैं, जिसके बाद सिस्टम ने नदी किनारे और निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया है। डांग में भी भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कलेक्टर भाविन पांडे अपने अधिकारियों के साथ रहे और रेल लाइन विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी इस दौरान कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नागर उड्डयन महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने की मांग की है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात घोषित हो जाने के बाद यह उसकी ओर से पहली आधिकारिक बातचीत की पहल है। बताया जा रहा है कि तालिबान की इस चिट्ठी पर नागर उड्डयन मंत्रालय की ओर से समीक्षा की जा रही है। गौरतलब है कि भारत ने 15 अगस्त को ही अफगानिस्तान के वाणिज्य उड़ान सेवाओं को बंद कर रखा है। वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए बचाव मिशन के तहत सिर्फ कुछ विशेष विमानों को ही काबुल एयरपोर्ट पर जाने की इजाजत मिली थी। हालांकि काबुल में तालिबान का राज कायम न हो जाने के बाद से भारत ने अब तक कोई भी आधिकारिक संपर्क स्थापित नहीं किया है, जिसके चलते विमान सेवा शुरू करने की बात नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान की तरफ से यह चिट्ठी मौजूदा सरकार के नगर उड्डयन मंत्री अलहाज अहमदुल्लाह अखुंजादा की तरफ से लिखी गई है। चिट्ठी 7 सितंबर को भेजी गई है। अखुंजादा ने इसमें लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में काबुल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा था और अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद से बंद हो गया था, लेकिन कतर में हमारे भाइयों की तकनीकी मदद से एयरपोर्ट का संचालन वापस शुरू हो गया। 6 सितंबर को इसे लेकर भी सभी एयरपोर्ट कर्मियों को नोटाम जारी कर दिया गया है। शिवसेना के सांसद के कथित सहयोगी को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ईडी की ओर से उन्हें समन भेजकर पूछताछ करके तलब जारी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी की ओर से उनको समन भेजा गया है। सूत्रों की माने तो ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दक्षिण मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में तलब किया। इससे पहले ईडी ने भावना गवली के करीबी सईद खान को भी मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सईद खान को 1 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। सईद खान पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज है। ईडी उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही सांसद भावना गवली से सईद खान और उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। ईडी को शक है कि 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी के लिए गवली ने सईद खान के माध्यम से एक ट्रस्ट महिला उत्कृष्ट प्रतिष्ठान की एक प्राइवेट कंपनी में बदलने की साजिश रची, हेराफेरी करी। बता दें कि ये जांच में 18.18 करोड़ की हेराफेरी के साथ में 7 करोड़ रुपए की चोरी भी की गई है। ट्रस्ट के प्रबंधन के फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे की हेराफेरी हुई है। इस मामले में ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक लॉकर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी को एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी आगामी पहली या दूसरी नवरात्रि के दिन उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी।
पीएम के दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे पर आने की संभावना है। अभी सरकार के पास उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि कई दिनों से प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की सामने खबरें आ रही थी। एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं पीएम मोदी। इस बीच पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे के दौरान केदारनाथ के दर्शन करके राज्य के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और मोदी ने इससे पहले 2019 केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था। तो तिवारी ने साफ कहा है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे केवल पाकिस्तान खुश है। सांसद ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद प्रदेश के राजनीति में मची हलचल के बीच सांसद मनीष तिवारी ने कड़ी टिप्पणी की है। तिवारी का कहना है कि पंजाब के एक सांसद के रूप में वे प्रदेश में होने वाली घटनाओं से बेहद व्यथित हैं। पंजाब में शांति बड़ी मुश्किल से आई है। 25,000 लोगों ने 1980 से लेकर 1995 के बीच उग्रवाद के दौरान पंजाब में शांति लाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ऐसे में ज्यादातर इनमें कांग्रेसी थे। तिवारी ने साफ कहा है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उससे केवल पाकिस्तान खुश है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है। यह फिलहाल कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों में आक्रोश के कारण कई सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यदि इस तरह के षड्यंत्र सार्वजनिक होते हैं तो इसका राज्य की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है। पंजाब की राजनीति स्थिरता को बहाल करने का जरूरत है। सिद्धू के इस्तीफे पर तिवारी ने कहा कि सिद्धू अपने लिए जवाब दे सकते हैं। मैं ना तो किसी स्थिति में हूं ना ही ऐसे ही प्रश्न पर अनुमान लगाना चाहूंगा। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक आवासीय स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 60 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन कोरोना पॉजिटिव छात्राओं में से एक छात्रा को तेज बुखार था जिसका लेडी कजन और बोरिंग अस्पताल में इलाज कर रहा है, जबकि एक अन्य को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि अचानक इतने मामले एक साथ बढ़ने से स्कूल को बंद कर दिया गया है। चैतन्य गर्ल्स आवासीय स्कूल के बाकी बचे छात्राओं को स्कूल परिसर में ही आइसोलेशन सुविधा में क्वारंटीन कर दिया गया। ये सभी एंटीसेप्टिक में और निगम निकाय के अधिकारियों ने कहा है कि एक निजी स्वास्थ्य सुविधा के कर्मचारी उनकी देखभाल कर रहे हैं। स्कूल अब बंद कर दिया गया है और 20 अक्टूबर या उसके बाद फिर से खुल सकते हैं। बता दें कि 5 सितंबर को सीनियर छात्राओं के लिए स्कूल को फिर से खोलने की घोषणा की गई थी। 26 सितंबर को एक छात्रा जो कथित तौर पर बल्लेरी से आई थी, उसे बुखार, उल्टी और दस्त होने के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित उसे पाया गया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुद्दे ना हल करने के मामले में इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को इशारों में जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, पार्टी प्रधान परिवार का मुखिया होता है, उन्हें कोई ऐतराज है तो आए और बात करें। सरकार लगातार काम कर रही है, जो भी मसले हैं मिलकर बैठकर हल करेंगे। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के अचानक इस्तीफा देने से कांग्रेस हाईकमान नाराज चल रही है। उन्हें मनाने के लिए किसी नेता को दिल्ली से नहीं भेजा गया है। सीएम चरणजीत चन्नी को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू पर हमला करना शुरू कर दिया है। सांसद मनीष तिवारी के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिद्धू के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब स्थिति को सही करने में हम समय नहीं गंवा सकते। हमें तुरंत पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीपीसीसी का नया प्रधान नियुक्त कर देना चाहिए। यह सलाह ऐसे वक्त में आई है जब सिद्धू का इस्तीफा अभी कांग्रेस हाईकमान ने मंजूर नहीं किया है। सीएम ने कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा फंडिंग की कमेटी बना दी है। ये दोनों ही मंत्री सिद्धू के करीबी हैं। ये कमेटी सिद्धू से उनकी नाराजगी और उसे सुलझाने के बारे में बात करेगी। इससे पहले भी यह दोनों नेता 2 बार सिद्धू से मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यह भी कहा है कि अगर सिद्धू नहीं माने तो नया प्रधान चुन लिया जाएगा। इस वक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें सिद्धू और उनके इस्तीफे से पैदा हुए हालात के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में हाईकमान के लिए 18 सूत्री फॉर्मूले से जुड़े बड़े फैसले किए जा सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर मसले हल ना हो और सिद्धू को जवाब दिया जा सके। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा नहीं है। एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। मौसम विभाग की माने तो शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा। महाराष्ट्र गुजरात में समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिमी बंगाल के और ज्यादा करीब पहुंच गया। इस वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण में 24 परगना और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, हावड़ा और हुगली, पश्चिम बर्धमान और बीरपुर जिले में
सुबह से तेज बारिश हो रही है। कोलकाता के आहेरटोला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। इसमें एक 3 साल के बच्चे और एक महिला की मौत हुई। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश में 8 जिलों के 142 सर्किल में फसलों का बहुत नुकसान पहुंचा है। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। औरंगाबाद, लातूर, परभाड़ी, हिंगोली, नांदेड़ जिले में ज्यादा बाढ़ आई है, जिससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये क्षेत्र। यहाँ बाढ़ और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे जिलों में भी भारी बारिश हुई है। मुंबई के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। कामकाजी दिन होने के कारण आते जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एनडीआरएफ की 7 टीमें राहत और बचाव कार्य में हालांकि लगी हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से 200 से ज्यादा पशु बह गए हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग ने मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नानो सौजियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे बनवीर।